अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत इस वक्त जिस नाजुक मोड़ पर खड़ी है, वहाँ बाज़ फैसले महज अदालती या इंतज़ामी नौयत के नहीं रहते, बल्कि वो पूरे सियासी ढांचे, ताकत के तवाज़ुन और मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करने की सलाहियत रखते हैं। साबिक DG ISI फैज़ हमीद को सुनाई जाने वाली सज़ा भी इसी नौयत का फ़ैसला है। एक ऐसा फ़ैसला जो बज़ाहिर एक फ़र्द के एहतसाब का मामला लगता है, मगर हकीकत में इसके असरात रियासत, सियासत और सियासी जमातों के बाहमी ताल्लुकात पर गहरे नकूश छोड़ सकते हैं। ये सज़ा एक वाज़े पैगाम के तौर पर देखी जा रही है कि ताकत के गैर रस्मी मराकज़ पसे पर्दा, असर व रसूख और पस मंज़र में रहकर खेलने के आदी किरदार अब रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं है। इस फैसले के साथ ये तासुर भी उभरा है कि रियासती सतह पर लाइन ऑफ कमांड असरनो वाज़े की जा रही है और माजी की वो सियासी इंजीनियरिंग जिसका साया बरसों सियासत पर रहा, अब कम अज़ कम नज़रियाती तौर पर नाकाबिल दिफा समझी जा रही है। फैज़ हमीद का नाम गुज़श्ता चंद बरसों में ताकत, सियासी असर और फैसला साजी के तनाजुर में नुमाया रहा। उनकी सज़ा को महज एक शख्स के जवाल के तौर पर देखना सादा तजिया होगा। असल अहमियत इस बात की है कि इसके ज़रिए ताकत के मराकज़ अपनी तरजीहात तब्दील करने का इंदिया भी दे रहे हैं। अगर वाकई इस्टाब्लिशमेंट अपने अंदरूनी नेटवर्क्स को साफ कर रही है, तो फिर इसके नतीजे में सियासी मामलात में निस्बतन गैर जानिबदारी का इम्कान भी पैदा हो सकता है। अगरचे पाकिस्तानी तारीख इस इम्कान पर मोहतात रहने का सबक भी देती है। इसी पस मंज़र में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह बयान बानी PTI के लिए 9 मई बर्पा किया गया और साजिशी अनासिर अब भी बानी PTI को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। इमरान खान के लिए फिर 9 मई बर्पा किया गया। उसके पीछे भी फैज का दिमाग था, प्लानिंग उसकी थी। अदारे के अंदर से जो लोग जिन्होंने उस सारी ट्रेजेडी को प्लान करने में मदद की, वो अदारे के अंदर भी लोग थे, लेकिन सारी मैन पावर PTI के वर्कर्स की जो है। आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज जो है वो फैज ने बोए हुए हैं। इन दोनों शख्सियात को अलहदा नहीं किया जा सकता। ये बयान एक नया सवाल पैदा करता है। ये अनासर कौन है? क्या ये वही पुराने हल्के हैं जो ताकत की सियासत में वापसी की राहें तलाश कर रहे हैं, या ये महज सियासी बयानिया का हिस्सा है? ये सवाल इसलिए भी अहम है कि यही जवाब मुस्तकबिल की सियासत की समत को मुतय्यन करेगा। तहरीक इंसाफ के लिए फैज़ हमीद का मुकदमा तवील अरसे तक एक बयानाती हवाला रहा। जो पार्टी है उसने इसे रियासती इदारों के बाहमी टकराव और अंदरूनी कशमकश की अलामत के तौर पर पेश किया, मगर सज़ा के बाद ये बयानिया अपनी कशिश खो सकता है। अब पार्टी के सामने असल चैलेंज ये है कि वो जज्बाती बयानी से निकलकर एक बड़ा क्लियर, वाज़े, काबिल अमल सियासी जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, उसकी जानिब बढ़े। PTI इस वक्त मुतादिद हम कह सकते हैं कि दबाव का शिकार है। फॉर एग्जाम्पल 9 मई से में जो दीगर मुकदमात हैं, क़यादत का बहरान है, कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हैं, मुसलसल कानूनी जंग कह लें। ऐसे माहौल में फैज़ हमीद की सज़ा एक और धचका भी हो सकती है और एक मौका भी। ये इस बात पर मुनहसर है कि पार्टी इससे अब क्या सीखती है। इस फैसले के बाद मुल्की और PTI का जो सियासी मंजरनामा है कम अज़ कम 3 समतों में जा सकता है। नंबर 1, अगर PTI सियासी अमल में मौसर वापसी चाहती है तो उसे मुफाहमत, पार्लिमानी किरदार और वसी सियासी मुकालमे की तरफ जाना होगा। नंबर 2, मुज़ाहमत का जो रास्ता है वो भी एक ऑप्शन है, मगर इसकी कामयाबी इसी सूरत में मुमकिन होगी जब वो आइनी और कानूनी कायदे में रहकर रहे। अच्छा, इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट जो है वो कि पाकिस्तानी सियासत में नए इत्तेहाद और नई सफ़बंदियाँ पहले ही जन्म लेती दिखाई देती हैं और फैज़ हमीद का मामला इस अमल को तेज़ भी कर सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल में चंद बुनियादी सवालात उभर कर सामने आते हैं। वो क्या कि क्या इस फैसले के बाद ताकत का तवाज़ुन वाकई तब्दील होगा? क्या PTI का बयानिया मजबूत होगा या पार्टी को नया रास्ता तलाश करना होगा? क्या अब तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से फासले कम करेगी या मज़ाहमत को मज़ीद सख्त करेगी? ये सवालात इसलिए भी अहम है कि मुल्क पहले ही शदीद माशी दबाव, महंगाई और बेयकीनी का शिकार है और अवाम अब ताकत की जंग नहीं बल्कि गवर्नेंस, रोज़गार और मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं और काफ़ी अरसे से चाहते हैं। जो सियासी कुव्वत इस अवामी तरजीह को समझ लेगी वही मुस्तकबिल की सियासत में अब जगह बना सकेगी। आज के प्रोग्राम और आज की सियासत का जो मरकज़ी सवाल है वो भी शायद यही है कि क्या ये फ़ैसला वाकई पाकिस्तानी सियासत का नया मोड़ साबित होगा या फिर हम एक बार फिर से पुरानी कशमकश को नए उन्वान के साथ दोहराते हुए देखेंगे। और इस सब के बीच तहरीक इंसाफ आखिर कहाँ खड़ी है और कहाँ पे जाना चाहती है, या इससे कुछ सीखेगी या अपना वही वतीरा जो है उसको कंटिन्यू करेगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। उज़्मा कारदार साहिबा,
आमिर मुगल साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा भाई, आमिर मुगल साहब और उज़मा कारदार साहिबा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं आप सबकी इजाज़त से कामरान मुर्तज़ा भाई आपसे शुरू करना चाहूँगी। कामरान भाई, ये फैज़ हमीद साहब को जो सज़ा सुनाई गई है, इसके बाद बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि और भी नाम सामने आएंगे, क्योंकि एक सवाल ये बड़ा उठाया जा रहा है कि फैज़ हमीद ये सब कुछ जो कर रहे थे, क्या अकेले कर रहे थे? उनको कोई भी गाइड नहीं कर रहा था, या किसी से वो डिक्टेशन नहीं लेते थे, या अपनी वहाँ पर सारा कुछ किए चले जा रहे थे? दूसरी बात है कि जो सियासी गठजोड़ के हवाले से खबर सामने आ रही है कि जिस सियासी जो गठजोड़ था वो भी आपको भी पता है कि किस पार्टी के साथ, क्योंकि जब वो DGISI थे उस टाइम पे PTI की हुकूमत है। अमर से भी सवाल है कि आपकी तरफ भी आऊंगी, तो आपकी पार्टी इस पूरे मामले को अब कामरान भाई किस तरह देख रही है? ऐसा है कि इस पे अपना एक जाती ओपिनियन जो मेरा फॉर्म हुआ है ये है कि अगर किसी के साथ गठजोड़ था, लेकिन होगा, गलत नहीं कह रहे होंगे, मगर किसके साथ था, और के साथ था, तो ये तो होगा ना किसी के साथ गठजोड़। तो फिर क्या जब हमारे साथ या किसी और के साथ वो गठजोड़ था, तो फिर क्या ट्रायल किसी एक बंदे का होना चाहिए था, या वो सेट ऑफ एक्यूज जो है वो सबको ज्वाइन करना जरूरी था जिनके साथ गठजोड़ था? तो अगर उस सेट ऑफ अक्यूज पर्सन्स को अगर तोड़ दिया गया है लीगली स्पीकिंग, तो फिर उसका जो है नतीजा क्या निकलेगा? एक आदमी को आपने ट्राई किया और बाकी रिमेनिंग को जो है वो ट्राई नहीं किया, तो फिर इसको तो पहला सवाल तो ये पैदा हो जाएगा कि वो सेट ऑफ द अक्यूज जो था जिनके दरमियान गठजोड़ था, फिर अगर कोई मफाद का मामला था, कोई अगर किसी के साथ मिले होंगे, ये दुरुस्त कह रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मगर वो मफाद जो है ना वो क्या एक शख्स का था, एक शख्स से अकेले से ने लिया था, या बहुत सारे लोगों ने लिया था? तो जवाब इसका आ जाएगा खुद ब खुद कि नहीं जी, उसमें जो ना वो कामरान साहब भी थे, फलाने भी थे, फलाने भी थे, यानी वो सामने। तो फिर आपने इकट्ठा ट्राई क्यों नहीं किया? वो सारे थे, आपके पास एक नतीजा आ गया था इतने अरसे की इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो फिर तो आपको सबको जो है ना वो इसको इकट्ठा जो है वो मुकदमा चलाना चाहिए। बाकी लोगों को आपने ये एक्सोनरेट कर दिया या किसी मुनासिब वक्त के लिए संभाल लिया वो मामला, तो ना वो मुनासिब वक्त आपके जो ना ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, या जो एक्सोनरेट कर दिया वो भी आपको काम नहीं आएगा, बल्कि इस केस को डैमेज करेगा। लीगली स्पीकिंग होता क्या है पाकिस्तान के निज़ाम में, ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मगर ये सवालात ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब जो है वो आपके जो कानून जानने वाले हल्के हैं वो यकीनन उनके ज़हनों में ये सवाल जो है जवाब तलब रहेगा। और इसका जवाब जो है, चलो आज शायद आपके पास आज कोई आपसे जवाब ना ले सके, मगर कोई ऐसा। तो कामरान भाई, आप तो कानून को भी समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और आप सीनियर सियासतदान भी हैं, तो आप इस सवाल का जवाब तलाश यकीनन कर रहे होंगे, तो आपको क्या जवाब मिला? मुझे तो ये डिफेक्टिव ट्रायल लगा। मुझे तो हालांकि जनरल साहब से मेरी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, वो मुझे खराब आदमी समझते होंगे, मैं उनको खराब आदमी, ठीक है, तो बावजूद हम एक दूसरे को खराब आदमी समझने के, मगर हमारे लिए जो है ना मेरे पास जो लीगल साइड पे इन का जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं अगर फर्ज कर लीजिए कि इस केस का फ्यूचर होता, तो पहला सवाल तो मैं ये करता कि भाई ये तो बताएं, और उसके बाद जो है ना फिर आगे चलते हैं। तो इसका जवाब मेरे पास कम से कम नहीं है, और इसका जवाब जिन बातों का जवाब किसी के पास नहीं होता, उसका बेनिफिट किसको मिलता है? आया मुलजिम को मिलता है या प्रोसिक्यूशन को मिलता है? ये जवाब तो सबको पता है इस सवाल का। ठीक है जी, ठीक है। आमिर मुगल साहब, मैं आपसे आपकी जमात का मौक़िफ़ लूँगी कि आपकी जमात अब इस पूरे सिनेरियो में अपने आप को कहाँ देखती है, लेकिन उज़मा कारदार साहिबा आपने ज्वाइन किया, और उज़मा साहिबा क्योंकि आपका माजी भी PTI से जुड़ा रहा और आप बड़े करीब रहीं PTI के, ज़ाहिर बात है जो PTI के लोग हैं उनका तरीका सियासत क्या था, आप ज़ाहिर बात है करीब थी तो आप अच्छे तरीके से समझती होंगी। फिर आपने राहें जुदा की, और मुझे याद है कि बुशरा बीबी के हवाले से आपकी एक कॉल भी लीक हुई थी जिसमें आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करी थी, और शायद गालिबन पार्टी से राहें जुदा करने की वजह वो कॉल भी बनी। बाद में बहुत सी चीज़ें ऐसे सामने आई कि जो बात आप कर रही थी फिर वही चीज़ें और लोगों ने भी बतानी शुरू की। तो ये जो फैज़ हमीद साहब को सज़ा हुई, इसको ताने बाने ये भी जोड़े जा रहे हैं कि उन्होंने फुली सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया PTI को, क्योंकि फैज़ साहब बनना चाहते थे आर्मी चीफ, और इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म कर रहे थे, उन्होंने बड़ा ब्लू आइड बनाया हुआ था उनको। तो आप क्या देख रही हैं पूरे मामले को, आप कैसे समझ रही हैं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये सब मुकाफाते अमल आप देख रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने नज़रियाती कारकुनों पे जुल्म किया, पार्टी के साथ बिल्कुल ये इंसाफ ना कर सके, ना इन्होंने मैनिफेस्टो का कोई वादा जो था लोगों के साथ पूरा किया। और ख़ास तौर पे जो मुर्शिद साहिबा हैं, वो तो उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगाया हुआ था। जब एक नजरियाती कारकुन मुझ जैसे ने आवाज बुलंद की इस जुल्म के खिलाफ, तो मुझे भी ठिकाने लगा दिया गया। बहरहाल अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेआवाज होती है, और अब ये इनका अपना किया धरा इनके सामने आ रहा है। देखिए, जब आप इक्तदार की हिवस में अपने जिस मकसद के लिए आप निकले हों, या आपने जो लोगों को यकीन दिलाया हो कि जी मैं तो नया पाकिस्तान बनाने के लिए निकला हूं, मैं तो आपकी खातिर निकला हूं, और सारे लोग जो है वो एक उम्मीद लेके इनके पीछे चल पड़े। जब आप उस अहद को तोड़ देते हैं और आपको बिल्कुल एक अपनी जाती मुफाद और जाती सियासत और इक्तदार के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है। देखिए, हम लोगों ने तो खून पसीना दिया था इस पार्टी के लिए, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो ये अक्सर बदल गए। जितने भी लोग इनके नज़दीक थे, जिन्होंने इनके साथ स्ट्रगल की थी, आप अलीम खान देख लें, जहांगीर तरीन देख लें, फौजिया कसूरी देख लें, मैं तो खैर एक अदना सी कारकुन थी, उन सारों को एक एक करके इन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। और फिर वो एक गैंग ऑफ 5 था जिसने ऑपरेट करना शुरू किया बनी गाला से, और वो गैंग ऑफ 5 में ऐसे ऐसे लोग थे जो हमने कभी पहले देखे ही नहीं थे। आपने कभी सुना था शहजाद अकबर का, या शहबाज गिल का, या जुल्फी बुखारी का? खैर, मुर्शिद तो साहिबा तो और ही एक यानी कि दुनिया से ताल्लुक रखती थी। तो ये वो गैंग था जिसने पूरे पाकिस्तान को लूट मार का सामान समझ लिया। आज वैसे इनमें से ज्यादातर बैठ के आजकल सारे बैठ के बाहर बैठ के व्लॉग्स करते हैं, खबरें देते हैं। अब आप देखें ना, वो जो $1 कमाने की लत पड़ गई थी इनको, और जो जितना टैक्स पेयर का पैसा यहाँ से इन्होंने मनी लॉन्डर करके ये बाहर लेके जा रहे थे, किधर गई वो फराग होगी, किधर गया वो गुजर? सारा पैसा उठा के ये बाहर ले गए। अब ये बाहर जाके बैठ के वही डॉलर की कमाई जो है वो शुरू हुई है। इनको कोई परवाह नहीं पाकिस्तान के साथ क्या होता है, पाकिस्तान के अवाम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज इनके ऊपर डॉलरों की बारिश होती रहे, तो ये दुनिया जहान का झूठ। उस्मा, वैसे आपकी हुकूमत है, नून लीग वाले देखें, मैं तो कहती फराग होगी को तो किसी तरह वापस बुलाया जाए, उसको तो लेकर आए ना जरा। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर फिजा की एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज जो हैं जिन हमारी इंग्लैंड के साथ नहीं है, अब अगर तो दुबई वगैरह एमिरेट्स के साथ है तो फिर तो ये कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हर मुल्क का आपको पता है अपना सिस्टम होता है, अपना निज़ाम होता है। ये जब भागते हैं ना, जब ये दौड़ लगाते हैं बाहर की, तो इनको सही पता होता है कि ये हमारे लिए एक सेफ हेवन बन जाएगी जगह, यहाँ पे हमें कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, आपने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो खुद बाहर गए हैं, और वो शहजाद अकबर को और आदिल राजा जैसे जो ये बैठे हुए बाहर चटपूंजिए, उनको वापस लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। अब ये जो फरा गोगी है, ये भी भगौड़ी है, ये भी इश्तिहारी है, शहबाज गिल भी इश्तिहारी है, सब इश्तिहारी हैं, और ये मुजरिम है, ये कौम के मुजरिम है। इनको हर हालत में एक दिन वापस आना है। ये ना समझें कि ये इनकी खलासी हो गई है, इन्होंने बहुत नाइंसाफी की है, बहुत जुल्म किया है इस कौम के साथ। ठीक है जी। आमिर मुगल साहब, आप अपनी पार्टी को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप जैसे लोग जो अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए, चाहे जैसे भी मामलात चल रहे हैं, ऑफ कोर्स लॉयल्टी होती है एक, लेकिन आपकी पार्टी के वो लोग जो इमरान खान साहब के कोई दाएं होता था, कोई बाएं होता था, कोई ब्लू आइड होता था, कोई मोस्ट फेवरेट होता था, सबसे पहले दुम दबा के वो भागे, कोई बाहरी भाग गया, किसी ने पार्टी को खैर बात बोल दिया। तो इसका मतलब एक खान साहब का जो एक विजन होता था, तो पूरा विजन कहाँ गया कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन के अपने गिर्द रखा हुआ था जिनमें से कोई भी मुखलिस नहीं था उनके साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लेकिन जी जाहिर है मुश्किल वक्त था, कोई पार्टी छोड़ गया, कोई पार्टी के साथ है, कोई मुल्क के अंदर रह के जदोजहद कर रहा है, कोई मुल्क से बाहर रह के जदोजहद कर रहा है। असल बात तो ये है कि आप सब सॉरी एक मिनट मुल्क से बाहर रह के क्या जदोजहद कर रहे हैं? वो मुल्क के अंदर रहते, जब पार्टी पे मुश्किल टाइम आता है तो बाहर भाग जाना तो जदोजहद नहीं होता। सॉरी, मतलब कामरान भाई शायद अग्री करेंगे, उस्मा भी मुस्कुरा रही हैं। कोई मुल्क से बाहर रह के अगर जदोजहद कर रहा है तो वो अपनी कैपेसिटी में जो कर रहा है ठीक है, मुझे उस पर क्या एतराज हो सकता है। चलें ठीक है, चलिए आपने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवा दी कि मुल्क से बाहर रह के भी जो भाग जाते हैं वो जदोजहद कर रहे होते हैं पार्टी के लिए। चलें प्लीज कंटिन्यू। देखिए ना, लीडर तो नहीं ना भागा मुल्क से, असल बात तो होती है लीडर किधर खड़ा है। लेकिन लीडर जब जेल में हो बाकी भाग गए ना। लीडर के नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बेशुमार आपकी तो मैंने पहले तारीफ कर दी। तो बेशुमार खड़े हैं ना, सिर्फ मैं तो नहीं खड़ा हूँ। मैं तो शहजाद अकबर, शहबाज गिल टाइप के लोगों की बात कर रही थी। अकरम राजा इधर खड़ा है, मियां महमूद रशीद इधर तो भाई उनकी तो बात ही नहीं हो रही ना, जो मुल्क से बाहर बात ही उनकी हो रही, जो मुल्क से बाहर बात ही उनकी हो रही है। तो चार की आप बात कर रही है ना, जो सैकड़ों खड़े हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। सर ये बात में खड़े हुए ना, जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं खड़े होते थे वो सारे बाहर भाग गए, किसी ने पार्टी छोड़ दी। शहबाज गिल को तो इमरान खान ने खुद इजाजत दी थी, शहजाद अकबर का तो मुझे नहीं पता। डॉक्टर शहबाज गिल को तो खान साहब ने खुद इजाजत दी थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, और जब वो वापस आना चाह रहे थे खान साहब ने उनको रोका था, वापस ना आए। इसी तरह जुल्फी बुखारी को भी खान साहब ने रोका था, मुल्क से मुल्क वापस ना आए। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, दो चार लोगों पे हम फोकस कर रहे हैं जो सैकड़ों खड़े हैं यहाँ पे, मारे खा रहे हैं, उसके बावजूद खड़े हैं, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। असल बात जो आपने की फिजा फैज हमीद साहब की, देखिए सबसे पहली तो बात है तहरीक इंसाफ का बिल्कुल इस पर मौक़िफ़ है, ये इदारे का अपना अंदरूनी मामला है। अब उनको जो सजा हुई है, अगर वो सियासत में मुलव्वस होने पे हुई है, तो ये तो अभी तक वाज़ेह भी नहीं हुआ कि आया ये सजा रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुलव्वस होने पे हुई है या रिटायरमेंट से पहले वो सियासत में मुलव्वस थे, इस पे हुई है। तो ये इस बात की अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप बता सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 9 मई के हवाले से भी बात की जा रही है, तो 9 मई कब हुआ था? 9 मई 2023 को हुआ था। जवाब बड़ा सिंपल है, देखिए 9 मई में भी अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सुनी हो, आपने सवाल पूछा ना, मैंने कहा बता दूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वजीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि फैज हमीद है, उसने इमरान खान के लिए 9 मई बर्पा किया, इसकी सारी प्लानिंग की। अब जब 9 मई हुआ था 2023 में, तो कहाँ थे फैज हमीद साहब उन दिनों में? मैं उसका भी बताता हूँ। देखिए जी हमारे कोई, और जब वो DGISI थे उस टाइम पे आपकी हुकूमत थी, किसको हटाकर उनको DGISI लगाया गया, और जिसको हटाया गया उसका कसूर क्या था? ना जब 9 मई हुआ वो DGISI नहीं थे ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक वाज़ेह नहीं है। वो DGISI नहीं थे, लेकिन 9 मई का इल्जाम भी उनके ऊपर है ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक तो ये भी नहीं पता कि उनको रिटायर होने के बाद सियासत में मुलव्वस होने पे सजा दी गई है या ड्यूरिंग जॉब उनको ड्यूरिंग सर्विस जो है वो सियासत में मुलव्वस होने पे सजा दी गई है। ये वाज़ेह नहीं है, मेरे सामने नहीं है। आपके सामने कोई कोर्ट ऑर्डर है तो आप शेयर कर दें, या कोई DGISPR ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया तो आप शेयर कर दें। लेकिन इन केस ऐसा है भी तो, अगर वो ड्यूरिंग सर्विस भी सियासत में रहे हैं, तो मेरा सवाल है फिजा कि जनरल असद दुरानी ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया था, लिख के बयान हल्फी दिया था कि मैंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग के ईमा पर 14 करोड़ पे नवाज शरीफ में और IGI में बांटे बेनजीर को हराने के लिए। तो क्या आज तक जनरल असद दुरानी और असलम बेग दोनों जिंदा हैं? क्या आज तक उनका कोई एहतसाब हुआ? अगर हमने रिटायरमेंट के बाद कोई एहतसाब करना है तो फिर ये सिलेक्टेड एहतसाब क्यों हो रहे हैं? जनरल फैज हमीद का एहतसाब क्यों हो रहा है? आप असद दुरानी का एहतसाब क्यों नहीं कर रहे? हमें तो पता ही नहीं ना कि अभी तक उसने ये जो उस पर इल्जाम लगाए हैं फैज हमीद ने, उनको तस्लीम किया या कॉन्फ्रंट किया, हमें तो नहीं पता। लेकिन असद दुरानी का तो बयान हल्फी मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, पूरी दुनिया को पता है। आज तक उनका और असलम बेग का किसी ने एहतसाब किया? दूसरी बात, आप ख्वाजा आसिफ को कोर्ट कर रही हैं और मेरे मोहतरम भाई कामरान मुर्तज़ा साहब यहाँ पे बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान मौजूद है, नदीम मलिक के साथ उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा, नदीम मलिक के साथ मौलाना फजल मान साहब ने इंटरव्यू दिया था, ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे जनरल फैज हमीद ने जनरल एजाज अमजद के घर, जो बाजवा के सुसर थे, उनके घर खुफिया तौर पे बुलाया और मुझे जनरल बाजवा का मैसेज दिया कि आप पहले हमसे वफाक की हुकूमत थे, 2019 की बात है, और फिर आप उसके बाद हमसे पंजाब की हुकूमत थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये बताएं कि जब आप इल्जाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा पे और जनरल फैज हमीद दोनों पे, तो क्या आज तक ख्वाजा आसिफ का किसी ने एहतसाब किया?
क्या आप इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा रहे थे जनरल बाजवा के इमाम पे और जनरल फैज हमीद के इमाम पे? और दूसरा मेरा कामरान मुर्तजा से मौजूद है, एक मिनट सुन लें। मैं आप कह रही है ना कि सियासत में मुलव्वस होने पर इनको सजा दी गई। मौलाना फजल रहमान का मैंने आज भी इंटरव्यू वायरल है, मैंने सुना और नदीम मलिक साहब को बता रहे हैं कि हमें सबको यानी कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और JUI को बुला के जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने कहा कि आप लेके आए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद, हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम उनके कहने पे लेके आए। आपने वो इंटरव्यू देखा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ड्यूरिंग सर्विस सियासत करने पे फैज हमीद को सजा मिली है 14 साल की, तो फिर मेरा सवाल यह है कि जनरल बाजवा का एहतसाब क्यों नहीं किया इदारे में? इल्जाम उसमें एक ख्वाजा आसिफ लगा रहे हैं, एक मौलाना फजल रहमान लगा रहे हैं। चलिए, यानी आपकी ख्वाहिश है कि इस कटहरे में जनरल बाजवा को भी लाया जाए, आप ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? मेरा तो फिजा मासूमाना सवाल है भाई। चलिए, आपका मासूमाना सवाल लेके आपने कामरान भाई से पूछा है सवाल, मौलाना साहब को कोर्ट भी किया, मैं सवाल लेके चली जाती हूँ कामरान मुर्तजा भाई की तरफ। जी जी, एक और बात, चलें कामरान साहब मुस्कुरा रहे हैं। जी, लेफ्टिनेंट जनरल थे वो भी, जी, उनको अमेरिका के लिए जासूसी पे 14 साल की कैद हुई। कामरान भाई इतने मासूमाना सवाल पूछ लिए आमिर मोल साहब ने, आज आपके अंदर एक वसीम बदामी आया हुआ है, मासूमाना सवालों का सिलसिला जारी है। अच्छा कामरान भाई, आप मुस्कुरा रहे थे तो मुझे जरा बताइएगा फिर क्या ये मासूमाना सवाल नंबर 1, 2, 3 क्या आपके पास जवाब है? क्योंकि मौलाना साहब उन्होंने कोट किया जब PDM इत्तेहाद बना था, जिसको मौलाना साहब ने लीड किया था, उन्होंने मासूमाना सवालात के जवाब में मेरा एक ही सवाल है जी कि वो मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते तो PTI ने उनसे जो ना उनको कहा कि ये जो ना उनका फलां का जो ना अंदरूनी मामला है तो ठीक है, उनका अंदरूनी मामला है, जो मर्जी कहे, अंदरूनी मामला ही रहने दे भले, मगर बहरहाल तो इल्जाम तो यही लगा ना, वो 10 साल का मंसूबा, 13 साल वाला मंसूबा, वो सारा कुछ जो है। अच्छा, लेकिन ये कामरान भाई एक सवाल है, मौलाना साहब ने अगर अदम एतमाद के हवाले से ये बात की, जो कि आपको पता है कि उन्होंने क्या बात की थी, जारी बात है चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं तो फिर तो वो ज़बान ज़्यादा होती हैं और फिर जब पंडोरा बॉक्स खुलता है तो फिर सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो कमर जावेद बाजवा साहब का अगर वाकई किरदार इसमें रहा, अकॉर्डिंग टू मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि वो लीड कर रहे थे PDM इत्तेहाद को, तो फिर बाकी कमर जावेद बाजवा साहब से भी पूछा जाएगा? मैं तो ये पहले मैंने कहा था कि फिर अगर तो कोई किसी चीज को असूल बनाएंगे तो फिर तो आपने फिर पूरा वो करना है ना, फिर तो एक बंदे का वो नहीं आएगा। और ये शायद PTI की तरफ से मुगल साहब ने ये दूसरी डिमांड है नवाज शरीफ साहब के बाद कि बाजवा साहब से उनका भी एहतसाब किया जाए। क्योंकि सवाल ये ना कामरान भाई, एक सवाल बड़ा जहन में आता है कि एक DG ISI का ओहदा होता है जो कि फैज हमीद के पास था, फिर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, तो DG ISI सब कुछ खुद किए चले जा रहे थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कुछ नहीं पता था, तो कोई भी बंदा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा ना। मुमकिन नहीं है ना। मैं कह रहा था कि एक बंदे का जो है ना वो उस पे अगर वो ट्रायल है तो वो ये ट्रायल डिफेक्टिव है, मैंने शुरू में ये किया। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी किसी से इंस्ट्रक्शन लेते होंगे, इतना आल नाल नहीं हो सकता। इतने बड़े सुपरमैन बने हुए थे फैज हमीद के, सारा कुछ खुद ही किए चले जा रहे थे, किसी को पता नहीं था, मतलब किसी को अदारे में पता नहीं चल रहा था क्या कर रहे थे। ऑफ कोर्स कि उनके अलावा भी और लोग होंगे जो शामिल होंगे, उसके भी आसपास एक टीम होती है, उस टीम को कॉन्फिडेंस लेने के बाद वो कर सकते हैं कुछ कोर्स करना, बड़ी इंपॉर्टेंट। चले आज उज़मा की मौजूदगी का जरा फायदा उठाते हैं। उज़मा, मुझे याद आया, सॉरी मैं वो आपको कॉल याद करवा रही हूँ, आपकी कॉल थी जिसको लीक किया गया था, आज जरा कहानी सुनाइएगा क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है कि आपकी कॉल जो थी वो लीक क्यों हुई, और बाद में वो जो आप बातें करी थी किसी हद तक सही भी साबित हो गई, क्योंकि फिर बहुत लोगों ने वही बातें करनी शुरू कर दी। उस टाइम पे आपको मेरे ख्याल से उस कॉल की वजह से इमरान खान साहब ने शायद पार्टी से निकाला या नोटिस दिया, मुझे वो थोड़ा सा मामला सही तरीके से याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि आपने उस मुश्किल टाइम को देखा था और आपने गालिबन मुशर्रा बीबी पर ही तनकीद की थी। मैं चाहती हूँ जरा आज जरा याद करते हैं कि वो मामला था क्या, क्योंकि अब वो मामला जो है वो आने वाले मुस्तकबिल में भी इस तरह के मामला उठेंगे, क्योंकि कनेक्शन सामने आ रहा है। फिर फराह गोगी की कहानी भी बाद में सामने आई खुल के, बुशरा बीबी साहिबा का क्या किरदार रहा, वो किस तरह चलाती रही सियासत को, हालांकि उनका कोई सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जी फिजा, आपने क्या बातें याद करा दी हैं। मैंने कहा चलिए आज जरा आप मुझे तो दिल का हाल बयान करें। जी जी
वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त लोग मुझसे बहुत हमदर्दी करते थे, ओ हो आप बर्बाद हो गई, लुट गई, खत्म हो गई। आज वही लोग कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने पीटीआई छोड़ दिया। अच्छा तो अच्छा वो मामला हुआ क्या था? कॉल लीक कैसे हुई थी? आप किससे बात कर रही थी? जरा मैं चाहती हूँ आप जरा बताएं सारा मामला था क्या? गालिबन बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रही थी उस कॉल में। जी मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया था। आप बात किससे कर रही थी? इबरत का निशान बनाया गया था। जी आप बात किससे कर रही थी? आपकी कॉल लीक कैसे हुई थी? देखिए मेरी एक वो मुसरत चीमा हुआ करती थी, इनकी बड़ी फेवरेट मुसरत जमशेद चीमा। आज वो भी मुकाफात अमल का शिकार हैं। ये साजिश उन्होंने की। आखिरी टाइम जो था ना, ये जेल में जाने से पहले ज़मान पार्क में, मुझे अच्छी तरह से याद है, तो वो ऑल इन ऑल थी वहां पे। बिल्कुल मुसरत साहिबा ऑल इन ऑल थी वहां पे। उनको वो हाँ तो वो सारी कॉलें इन्होंने काट पीट के ऊपर नीचे करके तो इन्होंने सारे मीडिया हाउसेज में दे दी। उसमें जो एक बात जो मैंने की थी, जो कि आपको पता है मैं तो 12 साल बैठ के नेशनल टीवी पे डिफेंड करती थी। मैंने बानी को भी डिफेंड किया, उनकी फैमिली को भी किया, उनकी पार्टी को भी किया, क्योंकि हम तो एक कॉज के लिए निकले हुए थे। हमें क्या पता था कि अंदर से ये इनके कारनामे। तो वो उन्होंने एक जो पॉइंटेड सवाल मुझ पे भेजा था कि जी ये जो मुर्शिद साहिबा हैं इनको कैसे पता चल जाता है कि जी ये पहले से ही पता चल जाता है क्या होने वाला है। तो मैंने कहा जी वो कोई रूहानी ताकत है उनके पास। सुना तो यही है कि कोई मुवक्किल है उनके पास, तो वो उसकी वजह से वो हर चीज जो है उनको पता चल जाती है। अब ये मेरा ना करदा गुनाह बन गया, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा गया कि आपने ये कहा क्यों बैठ के, क्योंकि यही तो बयानिया हम किल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुर्शिद साहिब हैं वो तो घरेलू खातून है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है सियासत के साथ या किसी और सरकारी काम के साथ, तो आपने ये कहा क्यों। अब देखे ना, जो हकीकत थी वो मेरी तो मुझे तो उन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया। आज जुबान ज़द-ए-आम है, आज हर कोई ये कह रहा है, क्योंकि ये हकीकत है। जो दुनिया की इन्होंने तोहम परस्ती जो थी, उसने अमलियात जो थी, जो जादू टोने थे, जो मिर्चें इतनी जलाई जाती थी, सरियां जाके कब्रिस्तान में फेंकी जाती थी, वो जो कायनात की सारी कहानी आप सुने रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं, वो बाल और खून और ये और वो, तो वो सारी चीजें अब खुल के सामने आ रही हैं। और ये भी पता चल रहा है हमें कि ये जो गठजोड़ था बेफैज का और बानी का, ये इन्होंने मुर्शिद बीच में कलीदी किरदार था, क्योंकि फैज अपने किसी एक वो जो उन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ था बुजुर्ग अपने मुर्शिद का, उससे कहानी चलती थी, वो बुशरा बीबी को फीड की जाती थी, फिर वो आगे बानी साहब को बताती थी और बानी कहते थे ओहो मेरी तो इतनी बुजुर्ग बीवी है, उसको तो पहले ही से पता चल गया है कि इस बंदे का ये नतीजा होगा, इसका इस फैसले का ये आगे से जो है रिजल्ट निकलेगा। तो वो सारी चीजें जो थी वो गैंग ऑफ 5 ऑपरेट कर रहा था और इसके थ्रू इन्होंने बानी साहब, वो बच्चे तो नहीं थे लेकिन वो काबू में थे क्योंकि वो खुद भी शामिल थे, वो भी बेनिफिशियरी। वो प्लान ये था कि फैज साहब 20 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे और खान को वो 20 साल पीएम की कुर्सी पे बिठाए रखेंगे। लेकिन ये देखे ना, जो प्लान इन्होंने बनाया था एक ऊपर वाले का भी प्लान था, वो अब सबके सामने आ गया है। तो ये सारी चीजें इनका किया धरा है, फिजा जो इनके सामने आ रहा है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ इतना जुल्म और ज्यादती की है, ये क्या नहीं कर सकते थे। 3.5 साल में ये मुल्क का नक्शा बदल सकते थे जिस तरह इन्होंने लोगों की उम्मीदें बढ़ाई थी, लेकिन इन्होंने सवाए इक्तदार के पीछे भागने के और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने। और वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला ने शुक्र है पाकिस्तान को बचा लिया, वरना तो ये चाहते थे कि ये डिफॉल्ट के धाने पे छोड़ के गए थे। ये तो चाहते थे कि श्रीलंका बन जाए, ये तो चाहते थे कि IMF के हमें जो है छुट्टी करा दे। ये तो कहते फिरते थे पूरी दुनिया में कि ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई रिमिटेंस ना भेजे। ये तो कहते थे कि आप बिल जला लें, अपने टैक्सेस भी ना दें। तो इन्होंने तो कोई कसर नहीं उठा रखी। और जो आखिरी डॉक्टर फिजा, जो सबसे बड़ा गुनाह
जो मैं समझती हूँ, जो जाके ये लोग भारत की दुश्मन की गोद में बैठ गए। मैं तो जाती हूँ चैनल्स पे, इंडियन चैनल्स में जिस तरीके से ये प्रॉक्सी बने हैं इंडिया की, जिस तरीके से ये टीम बी बने, जिस तरीके से इन्होंने अपनी रियासत को, अपनी अफवाज को, अपने सिपा सालार को इन्होंने जिच करने की कोशिश की है दुश्मन के गोद में बैठ के, मैं कहती हूं इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कुछ नहीं हो सकती। वो गद्दारी तो बहुत कम है जो इन्होंने काम किया है, वो तो इंडिया ने तो मिठाइयां बांटी हैं कि जी इन्होंने पीटीआई ने और इमरान खान ने वो कर दिखाया है जो हम 75 साल में नहीं कर पाए थे। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदी। आमिर मुगल साहब, इंडिया का सहारा ले लिया आप लोगों ने एंड में जाके, हमारा रिवायती हरीफ भारत, मतलब भारत को इंटरव्यू दे के क्या निकला फिर अंदर से? देखिए फिजा, सबसे पहले तो मैं इंतहाई सख्त मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में फजूलियात बातें की हैं, झूठी मन गढ़ंत बातें की हैं, ना उनका कोई सबूत है, ना उनका कोई एविडेंस है, ना उनका कोई गवाह है इनके पास। देखिए तहरीक इंसाफ को छोड़ा, परवेज खटक ने छोड़ा, असद उमर ने छोड़ा, फवाद चौधरी ने छोड़ा, इमरान इस्माइल ने छोड़ा, आमिर कियानी ने छोड़ा, ये वो लोग हैं जो खान साहब के सारे करीब थे। सब ये गवाही देते हैं कि इमरान खान की हुकूमत पे, इमरान खान की सियासत पे बुशरा बीबी का कोई भी अमल दखल नहीं था। जो मौजूद है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो छोड़ गया मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो ये एक बयानिया इमरान खान साहब की एक ऐसी बीवी के बारे में जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक मनगढ़ंत बयानिया फैलाया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और आपको याद होगा बुशरा कि जब हमारी गवर्नमेंट जाने का कोई थोड़ा सा टाइम रह गया था और चीजें जब जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गई थी, और जो मौलाना फजल मान ने जो इंटरव्यू में बोला नदीम मलिक को कि हमें DGI SI और जनरल बाजवा ने कहा कि आप अदम एतमाद लाए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, उन्हीं दिनों में आसमा साहिबा ने एक कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने इस किस्म के इल्जाम लगाए थे। तो जाहिर है उनको भी इशारा हो गया होगा उस वक्त कि भाई अब ये जाने वाले हैं, आप इस किस्म के इल्जाम लगाओ। तो ये सारा एक इमरान खान को बदनाम करने के लिए और उनकी बीवी को बदनाम करने के लिए सारे मनगढ़ंत इल्जाम है। कोई सबूत भी ना है ना इनके, कोई इल्जाम के सबूत नहीं चाहिए कि आप सिर्फ इल्जाम भी लगाते अच्छा चले, ठीक है चले, मैंने जराइम किया तो मैं इल्जाम तो लगा दूं, मैं उसका कोई सबूत भी तो दूंगा ना। अब आपने बात की इंडिया की, तो इंडिया की बात अब उसकी एग्जांपल, अल्लाह का वास्ते ये एग्जांपल लेने बैठ जाइएगा कि उस टाइम पे उन्होंने भी इंटरव्यू दिए थे। मैंने जिससे भी सवाल पूछा आपकी पार्टी में, उन्होंने कहा जी एक जमाने में नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया था, तो आपने क्यों दिया ना? आप तो अपनी बात के लिए जवाब दे हैं, उसके अलावा कोई जवाब दीजिएगा। यही तो क्या अच्छी बात है, वो आप अच्छी बात है आपने कह दिया। अब मुझे बताएं कि नूरीन न्याजी ने इंडिया के टीवी पे बैठ के ऐसी कौन सी बात पाकिस्तान के खिलाफ कर दी? क्या उन्होंने कहा कि अजमल कसाब का ताल्लुक पाकिस्तान से है? ये सवाल है कि इंडियन टीवी ने उनकी क्या मदद करनी थी? आपको पता है, मेरी बात सुने, ये तो वही बात होगी कि आप जाके दुश्मन की गोद में बैठ जाएं। दुश्मन तो जाहिर बात है आपकी बात में से कोई ना कोई गलत बात निकालेगा, पिंक को रेड करेगा, रेड को मैरून करेगा, और दुश्मन आपका दुश्मन है, रिवायती रीफ है। इंडिया के टीवी को इंटरव्यू देना कब से जुर्म हो गया? चले फिर इंडियन मीडिया ने क्या किया? अडियाला जेल का दरवाजा खुलवा दिया, क्या सोच कर गए थे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि आप नूरीन न्याजी ने जो पाकिस्तान के खिलाफ को बयान दिया या पाकिस्तान के खिलाफ को साजिश की? चले मेरी बात सुने, चले मेरी बात सुने, आप वो CNN को इंटरव्यू दे रही थी, CNN को इंटरव्यू दे रही थी, BBC को इंटरव्यू, मेरी बात सुने, CNN को इंटरव्यू दे रही थी, BBC को इंटरव्यू दे रही थी, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रही थी, इंडियन मीडिया को इंटरव्यू क्यों दिया? मैं ये कह रहा हूँ इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना कौन सा जुर्म है? जुर्म यह है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें, जुर्म यह है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा कामरान भाई, मेरा आपसे सवाल है, आमिर साहब एक मिनट, कामरान भाई मेरी बात सुने, कामरान भाई मेरा सवाल ये है, चले आमिर साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, आपका मौक़िफ़। कामरान भाई, कोई भी मामला खराब होता है तो आप जाके दुश्मन की घंटी बजाते हैं और दुश्मन को जाके अपनी रुदात, अपनी आप बीती या जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है वो सुनाना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई नफ्सियात होती होगी ना ऐसे बंदे की, क्या सोचकर दुश्मन से राब्ता किया जाता है या दुश्मन को खबर दी जाती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है आपके घर में, आप जाके दुश्मन की घंटी बजा के नहीं कहते कि जरा मेरी दास्तान सुन लो। ये मेरी थ्योरी ये है, अगर उनकी रिजर्वेशंस भी थी ना तब भी उनको वो इंटरव्यू इंडियन मीडिया को नहीं देना चाहिए था। आमिर मुगल साहब, मेरा ये क्लियर बड़ा एक मौक़िफ़ है, मेरी ये राय है। इस वक्त मेरी राय ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत सारे मामला जो है वो PTI ने खुद इनवाइट किए हुए हैं।
बहुत से मामलों को ये सेटल कर सकते थे, दुरुस्त कर सकते थे, उसको मुनासिब अंदाज में उसके साथ खेला जा सकता था, मगर वो गलत तौर पे जो है ना वो उसको मैनेज करने से उसका यानी नुकसान आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो पीटीआई के लोग हैं उनमें सियासी बसीरत की किसी हद तक कमी है, या स्ट्रैटेजी को उस तरह नहीं लेके चला जा रहा, इससे बेहतर स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती थी जो कि एक मंजे हुए सियासतदान में होनी चाहिए? इससे बेहतर मुमकिन है और बहुत आसानी चले के साथ कामरान भाई, मुझे एक स्ट्रैटेजी से एक चीज याद है कि कुछ मंजे हुए सियासतदान इतने मंजे हुए होते हैं कि वो पहले से जो चीज प्रिडिक्ट करते हैं उस तरह की चीजें होती हैं। जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने, जब मैं बोल न्यूज़ पे प्रोग्राम करती थी ऐसे नहीं चलेगा, तो तकरीबन 2 साल पहले मुझे एक इंटरव्यू दिया था, 2 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया। इस इंटरव्यू का ज़रा क्लिप देखिएगा और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि उस टाइम पे जब वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब, 2023 का ये इंटरव्यू है, 9 मई के तकरीबन 20-21 दिन बाद का। तो डिले हो गया ना, अभी तक वो उन्होंने तो 3 महीने दिए थे, उन्होंने कहा 3 से 6 महीने, ठीक है 3 से 6 महीने तो थोड़ा सा डिले हो गया है। इसको ऐसा है कि मामला को अब भी संभाला जा सकता है। पीटीआई जो है वो क्योंकि एक सियासी अमल कर रही है, सियासी अमल का वजूद जो है वो कायम रहना जरूरी है, वो इस अमल को जो है वो बेहतर अंदाज में करे तो शायद जो है ना मुमकिन है कि हालात में वो कल अच्छा पाकिस्तान के लिए किरदार अदा कर पाए। ठीक है, वो ये मिसमैनेजमेंट जो है ना वो खत्म कर दे। ये इसको वैसे तो उनका अपना हक है कि किस तरह करे, मगर अगर ये मैनेजमेंट दुरुस्त हो जाएगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का फायदा होगा। ठीक है जी, उस्मा आपका लास्ट कमेंट। देखिए, ये पीटीआई वाले खुद बड़े तंग पड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो बानी साहब है ना उनको टिक के चैन से बैठने नहीं देते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि हमने क्या किया इंडिया के साथ, इनको ये नहीं पता कि इनके बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कि भारत से ऑपरेट होते हैं पीटीआई के, और अफगानिस्तान से होते हैं। जो भारत का बयानिया होता है इनके अकाउंट्स वही ट्वीट करते हैं। जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ था तो जो भारत का बयानिया था वही इनके अकाउंट से आगे ट्वीट हो रहा था। और अभी भी इन्होंने भारत में ये झूठ फैलाया कि जी फांसी पे लटका दिया है खान को, और आसिम मुनीर साहब ने लटकाया है फांसी पे, और इन्होंने हाँ में हाँ मिलाई और वो वायरल करवाया। आग लग गई है पाकिस्तान में, बेड़ा गर्क हो गया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गई है, पूरी दुनिया में इन्होंने जाके रियासत को बदनाम किया, अपने अदारों को बदनाम किया। ठीक है, आपका लास्ट कमेंट आ गया। इतनी सी भी नहीं है, इंतहा है इनकी। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, और इसी के दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।